आज हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम लिपिनकोट। तो फर्स्ट चैप्टर है अमाइनो एसिड्स एंड द रोल ऑफ पीएच। अच्छा, इसमें हमारे पास सबसे पहले स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इधर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एमसीक्यू आ जाता होता है। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड आर प्रोड्यूस बाय द केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। ठीक है, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के आप लोगों को एग्जांपल भी बतानी चाहिए। वो आप एक दो एग्जांपल्स ना दो तो आप लोग एग्जांपल्स कर लेना, इंपॉर्टेंट होती हैं, पूछ लेते होते हैं। और ये स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ अमाइनो एसिड है, इसको एक बार देख लेना। ये साइड पे जितने भी बॉक्सेस बने हुए हैं ना, ये बेसिकली सारी समरी ही होती है जो थ्योरी में लिखा हुआ है। तो इसको आप लोग ज़रूर जब ये पैराग्राफ्स पढ़ोगे तो साथ साथ इसको भी देखना, क्योंकि बाद में अगर आप लोग इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं पढ़ते, इसमें बस हाईलाइटेड चीज़ें पढ़ लेते हो और ये पढ़ लेते हो ना, तो ये इनफ हो जाता है, आपका कवर हो जाता है। और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि प्रोलीन के पास सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है अमाइनो एसिड्स विद नॉन पोलर साइड चेन। अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें हमारे पास नॉन पोलर साइड चेन आ जाती है, एसिडिक साइड चेन्स जिनमें होती हैं, अनचार्ज्ड पोलर साइड चेन्स, बेसिक साइड चेन्स। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा हमारे पास क्या है, एसिडिक साइड चेन। तो उसमें हमारे पास एमसीक्यू में आ जाता होता है कि ग्लूटामिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, इन दोनों में से पूछ लेते होते हैं कि कौन सा एसिडिक साइड चेन होती है ना अमाइनो एसिड की, वो ये आप लोग बता देना। ये सारी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से ज़्यादा या एसिडिक साइड चेन का पूछते होते हैं या बेसिक साइड चेन का होते हैं, लेकिन आपने एग्जांपल सारी करनी है, किसी की भी पूछ सकते हैं आपसे। और इसके अलावा हाँ, ये सारी एग्जांपल्स ही इंपॉर्टेंट है, बाकी ये आप लोग एक बार पढ़ लोगे तो इनफ है। उसके बाद ये जितने भी बॉक्सेस बने हुए हैं ये तो सारे आपने करने हैं, ये छोड़ने नहीं है। अब ये देखें, जैसे प्रोलीन के अंदर सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप है और एलानिन के अंदर प्राइमरी अमाइनो ग्रुप है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उन्होंने साइड वाले बॉक्स में भी लिख दिया हुआ है। अब ये यूनिक फीचर ऑफ प्रोलीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने ज़रूर करना है। अब ये वही आ गया ना, अनचार्ज पोलर साइड चेन्स अमाइनो एसिड्स की। इसमें हमारे पास सिस्टीन और सिस्टीन का अक्सर पूछ लेते होता है कि सिस्टीन में सल्फ हाइड्रल ग्रुप होता है। और या जो हाईलाइट चीज़ है ना, ये आपने देखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साइड चेन एज अटैचमेंट साइड फॉर अदर ग्रुप। इसमें ना एमसीक्यू भी पूछ लेते होता है, कभी कभार एससीक्यू में भी ना कुछ घुमा कर पूछ लेते होते हैं। थ्रियोनिन और जो सीरीन है हमारे पास, इस चीज़ का ना, ये वाली सारी ये चीज़ आपने पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है बेसिकली। इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बना के या एमसीक्यूज बना के ज़रूर पूछ लेते होते हैं। हमारे साथ विद एसिडिक साइड चेन्स और बेसिक साइड चेन्स, यही इनकी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। और हीमोग्लोबिन का हमारे पास बफरिंग रोल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जो विद इन फिजियोलॉजिकल रेंज हमारे पास आयनाइज हो जाता है, तो वो हिस्टीडीन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आप लोगों ने करना है। और इसके अलावा ये क्लिनिकल एप्लीकेशंस भी देख लेना, ये एक बार पढ़ लोगे तो हो जाएगी, इतनी मुश्किल नहीं है। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एक बार बस इसको ब्रीफ से रीडिंग कर लेना इसकी। उसके बाद ये सारा पढ़ लो, ये बस नोमेनक्लेचर है और इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अमाइनो एसिड आइसोमरेसिस, इसमें रेसमेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेसमेसिस क्या होते हैं। ये जो DOLL आइसोमर्स होती हैं ना फ्री अमाइनो एसिड्स की, उनकी इंटरकन्वर्जन को ही कहते हैं। जो एंजाइम कन्वर्ट होते हैं ना, उनको ही हम लोग रेसमेसिस एंजाइम कहते हैं, ये पढ़ लेना आप लोग। उसके बाद एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास पीएच आ जाती है। पीएच में अब हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका एमसीक्यू भी आ जाता होता है। हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते होते हैं। और अक्सर यही कह देते होते हैं कि अच्छा जी इक्वेशन लिखें, एमसीक्यू में पूछ लेते होते हैं या एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी इक्वेशन ठीक है, तो वो जो सही होती है वो टिक करनी होती है। बफर्स, मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी कहाँ होती है, जहाँ हमारे पास पीएच पी के एक इक्वल होती है। अगर हमारे पास एच ए और ए की वैल्यूज़ इक्वल हों तो हमारे पास पीएच पी के एक इक्वल होती है। ये सारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। ऐसे एमसीक्यू आते हैं ना कि मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी कब होगी, अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो हमारे पास पीएच पी के एक इक्वल होगी। ऐसे सारे एमसीक्यूज आते हैं, इसको पढ़ लेना और इस चीज़ को देखोगे ना तो इस सारे की समझ आ जाएगी। उसके बाद ट्रेड टेबल सॉरी कर्व्स होती हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये पूछ लेते होते हैं। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
और हाई पीएच पे जो प्रोटीन पे चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेट चार्ज एट न्यूट्रल पीएच, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ोगे ना तो ये हो जाएंगी, ये इतनी डिफिकल्ट नहीं है। बफरिंग द ब्लड, ये बफरिंग ऑफ ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ये सारी चीज़ें हैं ना, बाइकार्बोनेट एज अ बफर ड्रग एब्जॉर्प्शन, इसको पढ़ने के बाद ये पढ़ लोगे ना और फिर इसको ही 2-3 बार अच्छे से कर लेना तो ये सारा हो जाएगा, ये बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें से ये चीज़ें आप अक्सर पूछ लेते हैं सिनेरियो में कि पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो अब पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन है तो बेसिकली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ ही होगी ना, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो रही है तो हमारे पास पीएच फॉल हो जाएगी, हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी। ये सिनेरियो बनाकर पूछ लेते होते हैं। और ये हमारे पास एस्पिरिन का पूछ लेंगे कि उसकी पीके वैल्यू क्या है, और हमारे पास जो अनचार्ज ड्रग्स होते हैं वो मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं, जो पोल चार्ज होते हैं वो इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। ये सारे एमसीक्यू आते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन के रिलेटेड भी। और अब हमारे पास ब्लड गैसेस एंड पीएच है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें एसिडीमिया और हमारे पास अल्कलीमिया होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपर वेंटिलेशन हो रही है तो हमारे पास अल्कलोसिस होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ हो रही होती है ना बॉडी से, तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है एज एमसीक्यू, देख लीजिएगा इनको। और वैसे भी एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्बेंसेस, आप लोग ये टेबल करोगे ना तो ये सारा तो खुद ही हो जाएगा। इसमें भी देखो हाइपर वेंटिलेशन का बताया हुआ है, हाइपर वेंटिलेशन का कि हाइपर वेंटिलेशन में पीएच पे क्या इफेक्ट होगा और एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करेगी और डिसऑर्डर क्या होगी। अब जैसे हमारे पास हाइपर वेंटिलेशन है, हाइपर मतलब बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम बाहर जा रही है और बॉडी के अंदर ज़्यादा रह रही है, तो हमारे पास पीएच, अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो हमारे पास पीएच क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और एच पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन ऑब्वियस सी बात है हमारे पास इंक्रीज़ हो रहे हैं कि पीएच भी हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है। अब रिस्पॉन्स क्या होगा कि जो हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं ना, किडनी उनकी रिटेंशन इंक्रीज़ कर देती होती है। और हमारे पास डिसऑर्डर क्या होती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी के अंदर ज़्यादा रह रही है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये टेबल के एमसीक्यू अक्सर पूछ लेते होते हैं। इधर तो नहीं पूछेंगे लेकिन नेक्स्ट आगे आप लोग पढ़ोगे ना एसिड बेस बैलेंस, तो उसमें से पूछ लेते होते हैं, तो आप अभी ये कर लो ना तो ये अच्छा होगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिपिन कोड के एंड पे ये जो चार्ट्स लिखे होते हैं ना, ये आप लोगों ने चैप्टर करने के बाद एक बार ज़रूर देखना है। सारे चैप्टर की समरी होती है और इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने लिखी होती हैं। ये बेनिफिशियल है अगर आप लोग शॉर्ट लिस्ट नहीं करना चाहते हो, बस जल्दी जल्दी के 1-2 मिनट रह गए हैं और हमने पढ़ना है, एक बार फिर से चैप्टर को ब्रीफ रीड करना है, तो वो इधर से देख लो। आप देखो मैंने बताया था ये सारी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ये उन्होंने इधर भी लिखी हुई हैं। और बस इसमें से और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी चैप्टर 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।